नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवाई आपका अध्यापक विषय विश्व इतिहास। इतिहास से संबंधित जो जितने भी चैप्टर हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज का अपना जो वीडियो है ये स्पेशली 11th आर्ट्स 11वीं कला वर्ग से संबंधित है और 11वीं कला वर्ग की इतिहास की जो पुस्तक है इसके दूसरे अध्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं। विषय 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। विषय 2 जो है इसका नाम शहरी जीवन लेखन कला व शहरी जीवन। लेखन कला व शहरी जीवन इस पुस्तक का दूसरा विषय है। चूंकि हमने प्रथम विषय के बारे में बात कर ली थी, जो पाठ का नाम बताया गया था समय की शुरुआत से, जिसके अंदर हमने मानव की उत्पत्ति, मानव के क्षेत्र, मानव के रहन सहन, खान पान आदि के बारे में सविस्तार जानकारी ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा विषय 11th क्लास कला वर्ग का विषय 2 लेखन कला व शहरी जीवन। प्यारे विद्यार्थियों, यह चैप्टर जो है स्पेशली डिपेंड है आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता पर। मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित ये संपूर्ण चैप्टर है। इस पाठ के दौरान हम संपूर्ण मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके बारे में सविस्तार विश्लेषण करने वाले हैं। मेसोपोटामिया की खोज कब हुई थी, मेसोपोटामिया जो है ये विश्व के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट सभ्यता क्यों बताई जाती है, मेसोपोटामिया के उत्तर के अंदर कौन सा स्थल बताया जाता था, यहाँ के दक्षिण में कौन सा स्थल बताया जाता था। स्पेशली मेसोपोटामिया की सभ्यता ये वर्तमान किस देश के अंदर फली फूली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही मेसोपोटामिया के भूगोल से संबंधित और नदियों के बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। साथ ही मेसोपोटामिया जो सभ्यता हम पढ़ने वाले हैं इसके शहरीकरण और प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, साथ ही भूगोल के बारे में भी बड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। विषय 2 जो है लेखन कला व शहरी जीवन अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित यह चैप्टर है। अब मेसोपोटामिया जो है, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, पोटामिया का अर्थ होता है नदियां। 2 नदियों के मध्य जो क्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया कहा गया और वर्तमान ये इराक गणराज्य के ऊपर फला फूला एक सभ्यता स्थल था। चूंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो मेसोपोटामिया सभ्यता के व्यापारिक जो तथ्य हैं वो अपनी भारत की सबसे और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके साथ में मेसोपोटामिया सभ्यता के जो व्यापारिक तथ्य या फिर व्यापारिक जो संबंध हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और ईसाइयों की प्रमुख जो पुस्तक है जिसे बाइबल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में भी हम गहन विश्लेषण करने वाले। तो शुरू करने जा रहे हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो सुनिए आप, लेखन कला व शहरी जीवन। तो स्पेशली बच्चों ये पाठ आपके मेसोपोटामिया के ऊपर है। तो सर्वप्रथम हम इस नाम के ऊपर ही इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसके नाम के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। तो सुनिए आप, मेसोपोटामिया यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनान जो भाषा है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मेसोस, मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और दूसरा शब्द है आपके पोटेमॉस, और पोटेमॉस का अर्थ बताया जाता है नदी। अर्थात 2 नदियों के मध्य जो क्षेत्र है उसे मेसोपोटामिया कहा गया है। 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र है, 2 नदियों से मिलकर जो क्षेत्र बना है उसे मेसोपोटामिया कहा गया है। और स्पेशली हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ स्थित 2 नदियां जो हैं इनमें एक का नाम दजला और दूसरे का नाम फरात बताया जाता है। एक नदी का नाम दजला नदी बताया जाता है और दूसरी नदी का नाम फरात नदी के नाम से जाना जाता है। अब साथियों, विश्व इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो दजला और फरात नदियों के कुछ अंग्रेजी नाम भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो दजला नदी का नाम टिग्रिस बताया जाता है और फरात नदी का नाम यूफ्रेट्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दजला और फरात 2 नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र को
इंगित करता है आपके मेसोपोटामिया स्थल। अब हम बात करते हैं कि विश्व के अंदर सर्वप्रथम शहरी जीवन का जो प्रारंभ है वो कहां से देखने को मिलता है। तो विश्व के अंदर सर्वप्रथम शहरी जीवन का जो प्रारंभ है यह मेसोपोटामिया से देखने को मिलता है। पहले हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे। चूंकि यह हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं, तो सुनिए आप कि मेसोपोटामिया की जो मोहरें हैं वो इंडस सिविलाइजेशन सभ्यता के क्षेत्रों के उत्खनन के अंदर मिली हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहरें हैं ये मेसोपोटामिया क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुदाई के दौरान मिली। इसके कारण यह तथ्य स्पष्ट हो गया इन दोनों सभ्यताओं के अंदर क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। तो सुनिए आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सुनिए शहरी जीवन की शुरुआत अर्थात विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया से शुरू हुई, जो दजला और फरात दो नदियों के मध्य इराक गणराज्य का एक हिस्सा था। किस गणराज्य का? इराक गणराज्य का एक हिस्सा बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशली मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई थी। तो सुनिए आप, मेसोपोटामिया यह शहर अपनी संपन्नता अर्थात यहाँ पर भूखमरी नहीं थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, बहुत बढ़िया उपवन, नदियां, 12 मासी नदियां और एक इलाके में रेगिस्तान भी पड़ता था। बकरियों के चरने के लिए सदाबहार घासें भी जो स्टेपीज प्रदेश पाए जाते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर फलों की खेती होती थी, जिसे आपके खजूर के नाम से जाना जाता था। जैतून का तेल भी बड़ा मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। सुनिए आप, यह शहर अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशालता, समृद्ध साहित्य, हम गिलगामेश के बारे में पढ़ेंगे, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए बहुत ही चावा था, प्रसिद्ध बताया जाता है। बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया हम पढ़ रहे हैं। तो मेसोपोटामिया जो हम पढ़ रहे हैं इस सभ्यता स्थल के उत्तर में कौन सा क्षेत्र बताया जाता है, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र बताया जाता है। चूंकि हमने पहले बात कर ली है कि एक नदी का नाम दजला बताया जाता है और दूसरी नदी का नाम फरात बताया जाता है। दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता स्थल पनपा है इसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है इसके क्षेत्र और भाषा के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद में हम मेसोपोटामिया जो है इसकी खोज के बारे में भी जानकारी लेंगे। खोज को इतना महत्व क्यों दिया था इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सुनिए आप, मेसोपोटामिया क्षेत्र और भाषा। तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को कहा जाता है आपके सुमेर। क्या कहा जाता है साथियों? दक्षिणी भाग को, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमेर कहा जाता है। जरूर याद रखना, दक्षिणी भाग सुमेर और अक्कद कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसे अक्कद के नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो भाषा बोली जाती थी इसे अक्कदी भाषा के नाम से जाना जाता। जरूर याद रखना, सुमेर और अक्कद कहा जाता था दक्षिणी भाग को। सन 2000 ईस्वी में यहीं पर स्थित बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तब से इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और इस क्षेत्र के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो शहर हमें देखने को मिलता है इसे बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। इसे बेबीलोनिया के नाम से भी बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी भाग के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी भाग की भाषा हमने बात कर ली है। सुनिए, उत्तरी भाग कि जब से यानी 1000 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व में जब असीरियाई ने उत्तर में जब अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब से मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग, ये इस भाग को हम क्या कहेंगे साथियों? असीरिया कहेंगे। उत्तरी भाग जो है असीरिया कहा जाने लगा था। भाषा की बात करें तो इस भाग की प्रथम ज्ञात जो भाषा हमें देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, उसे सुमेरियन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सुमेरियन कहा जाता है। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अकदी भाषा ने यहाँ पर जिसे बोला जाने लगा, अकदी भाषा ने इस भाषा की जगह ले ली और सिकंदर महान के समय, जो समय बताया जाता है ग्रेट वॉरियर सिकंदर महान का समय 336 ईसा पूर्व से लगाकर 323 ईसा पूर्व बताया जाता है, जो पिंत्रहंता भी कहलाता है। यह यूनान के आपके सिकंदर की डिटेल पढ़ रहे हैं तो अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था, जो इसके नाम पर सिकंदरिया के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय के नाम से बताया जाता है। पिता को मारकर राजगद्दी हासिल की और मात्र 33 वर्ष की आयु में ही इसने लगभग बहुत सारे विश्व के एरिया को जीत लिया था। इसके कारण इसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था, तो इसका समय बताया जाता है 336 से लगाकर 323 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर यह भाषा यहाँ पर फलती फूलती रही, जिसे अकदी भाषा कहते हैं, जो व्यापक रूप से इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। व्यापक रूप से इराक के कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? इसे अकदी भाषा के नाम से जाना जाता है। चूंकि साथियों इराक जो गणराज्य बताया जाता है, यह पेट्रोलियम पदार्थों के लिए बहुत ही चर्चित बताया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ की बहुलता यहाँ पर पाई जाती है और साथ ही इन्हें खाड़ी देश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईरान और इराक के पास में फारस की खाड़ी है, तो इसे बे ऑफ फारस के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजें जो है ये 1840 ईस्वी में। मेसोपोटामिया की खोज सर्वप्रथम कब हुई? 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में मेसोपोटामिया की जो है ये खोज की गई थी, और यह जो खोज है साथियों ये ब्रिटिश समाचार पत्र के द्वारा की गई थी। इसे ब्रिटिश म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्खनन खर्च उठाया गया था 1840 ईस्वी में। और पुरातात्विक स्थल जो है किन किन की खुदाई की गई थी प्यारे साथियों? तो दो नगरों का नाम हमारे सामने निकल कर सामने आता है। एक का नाम बताया जाता है उरुख और दूसरे का नाम बताया जाता है मारिक। साथियों इसी वीडियो के तहत हम मेसोपोटामिया जो सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसके भूगोल के बारे में भी आपको मानचित्र से समझाने वाले। सुनिए आप, तो पुरातत्विक खोजों की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई और स्पेशली उरुक व मारिक शहर की पुरातत्विक खोज की गई थी। और यूरोप वासियों ने के लिए मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि यूरोप में बड़े पैमाने पर जो धर्म अपनाया जाता है उसे ईसाई रिलीजन के नाम से जाना जाता है। अब ईसाई रिलीजन की सबसे पवित्र पुस्तक बताई जाती है बाइबिल। बाइबिल जो है इसमें मेसोपोटामिया का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। इसके कारण यूरोप वासियों ने दिलचस्पी दिखाई है मेसोपोटामिया के बारे में। साथियों बाइबिल का जिक्र सामने आ रहा है, तो बाइबिल से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी हम थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं। साथियों मैं आपको बाइबिल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। बाइबिल जो है ये ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम बताया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या बताया जाता है? इसके दो भाग जो हैं वह कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। बाइबिल जो है यह बाइबिल जो है इसमें हमें और इतिहास किस किस का पढ़ने को मिलता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात ईसाई रिलीजन से संबंधित आई है, तो ईसाइयों से संबंधित जो पवित्र पुस्तक बताई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, इसे बाइबिल के नाम से जाना जाता है। बाइबिल जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो बाइबिल को इंजिल के नाम से भी जाना जाता है। इंजिल जो है या बाइबिल जो है इसके दो भाग हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो भाग है इसे ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो भाग है इसे न्यू टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। पहला भाग ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा भाग न्यू टेस्टामेंट। अब ओल्ड टेस्टामेंट जो है इसमें हमें यहूदी जाति का इतिहास, यहूदी जाति का इतिहास, यहूदी जाति के लोगों ने ही ईसाई धर्म के प्रमुख प्रवर्तक ईसा मसीह,
ईसा मसीह को है क्या, किसके ऊपर, शूली के ऊपर चढ़ा दिया था। किसके ऊपर, शूली। शूली जिसे सलीब के नाम से भी जाना जाता है और क्रूसारोपण भी कहा जाता है। ईसा मसीह को शूली के ऊपर चढ़ाने वाली जाति का नाम यहूदी। अब यहूदियों का इतिहास हमें ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलता है। फिर बात आती है न्यू टेस्टामेंट की। तो न्यू टेस्टामेंट जो है इसमें ईसा मसीह की जीवनी, ईसा मसीह की जो जीवनी है वो हमें न्यू टेस्टामेंट में पढ़ने को मिलती है। न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह की जीवनी और ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल की जीवनी पढ़ने को मिलती है। और यह जो पुस्तक है इसके जो सबसे पहले जो लिखित अवशेष जो देखने को मिलते हैं, मार्टिन लूथर ने भी इस पुस्तक का क्या करवाया था, मुद्रण करवाया था। अब बाइबल के बारे में हमने प्यारे बच्चों पढ़ लिया है। तो बाइबल के अंदर मेसोपोटामिया का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है। एक कहानी, तथाकथित कहानी के बारे में भी हमें जानकारी पढ़ने को मिलती है। वो कहानी कौन सी बताई जाती है और मेसोपोटामिया की खोज जो है इसके बारे में भी हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि हमने बाइबल का जिक्र पढ़ा है। तो बाइबल के अंदर मेसोपोटामिया का जिक्र का क्या रिलेशन बताया जाता है, तो सुनिए आप। मेसोपोटामिया की जो खोज है यह सर्वप्रथम यूरोप वासियों ने की थी। सुनिए, खोज का उद्देश्य क्या बताया जाता है, खोज के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो मेसोपोटामिया की खोज 19वीं सदी अर्थात 1873 ईस्वी में ये खोज की गई थी। और यह जो खोज है ये ब्रिटिश समाचार पत्र के द्वारा खोज करवाई गई थी। और इस खोज का जो संपूर्ण व्यय है, खर्च है, यह उठाया था ब्रिटिश म्यूजियम ने। अब मेसोपोटामिया की खोज का उद्देश्य क्या बताया जाता है, तो सुनिए आप। बाइबल जो ग्रंथ है ईसाई धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ बताया जाता है। बाइबल जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के अंदर हमें जल पलावन की कहानी पढ़ने को मिलती है। और जल पलावन की जो कहानी, पवित्र कहानी पढ़ने को मिलती है, इस कहानी को एक पट्टिका या टेबलेट के ऊपर उत्कीर्ण किया गया था। और उस टेबलेट का जिक्र या संबंध बताया जाता है मेसोपोटामिया से। इसके कारण उस टेबलेट की पड़ताल करने या उसकी खोज या उत्खनन करने के लिए मेसोपोटामिया की खोज का उद्देश्य हमारे सामने आता है। साथियों, यह जो पट्टिका है जिसके ऊपर जल पलावन की कहानी पढ़ने को मिलती है, इस जल पलावन कहानी का जो मुख्य किरदार है, पात्र है, उसे जीव शूद्र या उतना पिस्टिम के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है क्या, मैं आपके सामने ओरल रूप में इसको रखना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार जब जल पलावन पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण जीवन नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने इस जल पलावन के दौरान भी नोआ नामक एक व्यक्ति को नाम से मनुष्य को चुना। नोआ को एक विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतु को रख लिया। और जब पलावन हुआ, जल पलावन हुआ, तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन ऐसे में जो नाव में बैठे थे वो सारे सुरक्षित बच गए। ये कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्यों में भी हमें देखने को मिलती है। और इसका प्रमुख जो किरदार है उसे उतना पिष्टक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मेसोपोटामिया जो है इस सभ्यता के अंदर, इस सभ्यता के काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो सुनिए आप। मेसोपोटामिया सभ्यता का जो काल है इसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। चूंकि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये कांसे के बारे में जानकार थे। कांसा कैसे बनाया जाता है, तो सुनिए आप। दो धातुएं जिसमें तांबा और रांगे को मिश्रण करवा के जो धातु बनाई जाती है उसे कांसे का निर्माण होता है। अब कांसे का जो निर्माण होता है, यह कांसे से संबंधित जो समय हमें देखने को मिलता है यह 3000 ईसा पूर्व का देखने को मिलता है। चूंकि सवाल ये खड़ा होता है अपने लिए कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ये कांसे का यूज किस किस तौर पर करते थे, तो सुनिए आप। कांस्य युग लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया। कांसा तांबा और रांगे के मिश्रण से बनता है और कांसे के इस्तेमाल का मतलब होता है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगवाई जाती थी, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन के क्षेत्रों से मंगवाई जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी, बड़े का सही काम करने, मनकों में छेद करने। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मन का निर्माण का जिक्र पढ़ने को मिलता है, जिसमें मन का निर्माण के जो प्रमुख कारखाने जैसे चौंदड़ो और लोथल बताए जाते हैं। मनके जो बनाए जाते थे उन मनकों के अंदर कांसे की एक छड़ बनाकर उसमें छेद करना। तो सुनिए आप, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जोड़ने, शिल्पियों को काटने आदि कार्यों के लिए धातुओं और औजारों की जरूरत पड़ती थी। और मेसोपोटामिया के हथियार कांसे के भी होते थे, उदाहरण के लिए बालों और नौके की, नाव की बनी होती थी। और जो भाला जो बनाया जाता था, इसमें आगे का जो मुंह बनाया जाता था, ये भाले का, यह भी किसका निर्माण किया जाता था? ये निर्माण किया जाता था कांसे से। तो अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं, ये कांसा नामक धातु से भी जानकार थे। धातु जो बताई गई है कांसे की, इससे भी जानकार थे।